नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू देवी देवताओं, माथों और मंदिरों और सनातन परंपराओं का अपमान किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार विरोध का रुख अपनाया था और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के चांदी को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है और इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी जांच कर रही है। और चौधरी ने दावा किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू देवी देवताओं, मठ मंदिरों, साधु संतों को और सनातन को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया, चाहे माननीय न्यायालय के माध्यम से या अन्य अनेकों प्रकार से कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर ना बने, लेकिन उन्हें मंदिर और मंदिर के प्रति लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसी कारण वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भी, आपने देखा होगा, ज़ियारत, दरगाह, मस्जिदों पर चंदे की कोई बात आज तक हिसाब किताब की बात उन्होंने नहीं की है, तो वो किस मुँह से राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान लिया है, जो चीज़ें आई हैं, और एसआईटी उसकी जांच कर रही है और मुझे विश्वास है जल्दी रिपोर्ट आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लुधियाना में बसपा के संपर्क अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वरिष्ठ किसान नेता सरदार सिंह जोहल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरदार सिंह जोहल को किसानों और खेती किसानी की भावनाओं को समझने वाले महत्वपूर्ण शख्सियत बताया। नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बसपा देश भर में संपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बसपा अपने 12 वर्षों के कार्यों का हिसाब जनता तक पहुंचाना चाहती है और किसानों के हित में मिलने वाले सुझावों को पार्टी गंभीरता से आत्मसात करती है। हमारे सरदार सिंह जोहल जी से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है और मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कहीं ना कहीं उनको पद्मश्री भी उनके कृतियों के लिए, उनके परिश्रम के लिए मिला है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने किसानों की जो भावनाओं को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है। तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल के कार्यक्रम हुए हैं, उन विषयों को लेकर संपर्क अभियान के तहत मैं आज उनके पास आया था और मेरा ये मानना है ऐसी शख्सियत को, ऐसे महानुभावों को निश्चित रूप से अपने कामकाजों का ब्यौरा हम सबको देना चाहिए। पार्टी अपने संपर्क अभियान में हर वो व्यक्ति से मिलना चाहती है, हमारे कार्यकर्ता हर वो स्तर पर जाते हैं कि अपने 12 सालों का कामकाज का लेखा जोखा हम देने का प्रयास करते हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज लुधियाना में हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे शख्सियत से मिलकर उनके अनुभव के साथ उनके सुझाव भी हमने लिए हैं और निश्चित रूप से देश के किसानों के हित में जो उनके सुझाव हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको आत्मसात करती है और पंजाब के किसानों का भी हित
उनके सुझाव में छिपा है। प्रधान जी, आने लगता है ये इशारा होगा आने वाले किसानों की एमएसपी माफ आने वाले समय में। मैं पहले तो ये कहा कि उनके सुझाव निश्चित रूप से पंजाब के किसानों के हित में हैं और मैं मानता हूं कि देश के किसानों को भी जिस प्रकार से उनके अनुभव है उसका लाभ भारत की सरकार और भाजपा लेगी। दिल्ली में बसपा नेता आरपी सिंह ने उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपनी भूल विचारधारा और पार्टी की भावना से भटक गई है। आरपी सिंह ने आरोप लगाया है कि उद्धव गुट कांग्रेस नेतृत्व की राजनीति में उलझ गया है, जिसके कारण पार्टी के सांसद और नेताओं से छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। बसपा नेता ने दावा किया है कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का भरोसा अब असली शिवसेना के साथ है। उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह मूल जो शिवसेना की भावना से भटककर सोनिया गांधी की चाटुकारिता में लग गया। इसलिए उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो पार्टी छोड़कर जो असली शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑपरेटर सक्सेसफुल हुआ है मर्जर की बात को। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एकनाथ शिंदे जी ने ऑपरेशन टाइगर लॉन्च किया था, वह सक्सेसफुल हुआ और जो मूल शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। सर, राम मंदिर मामले को लेकर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटेंड कर रही है पूरी इन्वेस्टिगेशन को। तुरंत एसआईटी बिठाई गई राम मंदिर के मामले में। एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है। जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। सर, बैंगली के शिव कुमार के नारे लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई, कहा कि पूरी पार्टी का ये इवेंट है, किसी इंडिविजुअल लीडर का नहीं। कौन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी की बात करें, जो कि खुद कह चुके हैं एक बार कि मेरा फैसला पार्टी हाईकमान करती है, हमारे यहाँ फैसला पार्टी हाईकमान करती है। तो जो खुद हाईकमान में विश्वास करते हो और वह कह रहे हैं कि वह पार्टी की बात कर रहे हैं, थोड़ा चंबे वाली बात है। पटना बिहार सरकार के मंत्री श्रावण कुमार ने पार्टी और सरकार में निशांत कुमार की भूमिका को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की लंबे समय से मांग थी कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में मौका दिया जाए और श्रावण कुमार ने कहा है कि पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बेहतर कार्य कर रहे हैं। वही भारत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रावण कुमार ने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं ताकि निष्पक्ष तरीके से तथ्यों का पता लगाया जा सके। आपको कोई शक है? निशांत कुमार युवा है और लगातार बिहार के युवाओं का और पार्टी के सभी गांव से लेके, वार्ड से लेके, पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला और राज्य के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता नेताओं का लगातार डिमांड चल रहा था कि पार्टी में उनको शामिल कराया जाए और पार्टी में शामिल करा करके राज्य में काम करने का मौका दिया जाए। तो पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि इस निशांत कुमार जी को पार्टी में शामिल कराया जाए और शामिल कराया गया और आज वो काम कर रहे हैं। सिर्फ पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी दे भी रहे हैं। सर, अब तो सरवन जी पार्टी की कमान निशांत के हाथ में ही होने वाली है। कमान धीरे धीरे मिल जाएगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सब लोगों ने ट्रस्ट किया है उनके ऊपर। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने, ललन बाबू केंद्रीय मंत्री ने, सब लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है और आगे बढ़े
उनको सब लोगों का समर्थन, सब लोगों का सहयोग उनको पूरी तरह से मिलेगा। सर, एक सवाल है, आप सरकार में मंत्री हैं, आपके जो बिहार के लोग हैं, आम जनता है, अब पुलिस से डरने लगी है। ये पुलिस आरा वाली घटना की बात करेंगे, पुलिस रक्षक हो गई कि ये भक्षक बन गई? अब तो पुलिस से डर लग रहा है। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं, और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसमें घटना में संलिप्त रहेंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मुंबई में विधान परिषद चुनाव के नतीजों और राजनीतिक समीकरणों को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अंबा दास दानवे ने बसपा और शिंदे गुट पर निशाना साधा है। दानवे ने दावा किया है कि उनके पार्टी को अधिक वोट मिले हैं और वे संविधान की रक्षा की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के शिंदे गुट के उम्मीदवार के खिलाफ बसपा का रवैया राजनीतिक गद्दारी जैसा है, और दानवे ने आरोप लगाया है कि बसपा ने जिस तरह का व्यवहार किया है उससे शिंदे गुट को सबक लेना चाहिए। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। बहुत बड़ा झटका मिला है, जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें सभी में आपके हार हुए। देखो, हमारे खड़े कितने थे, आप अगर देखिए तो हमने ज़्यादा वोट लिए हैं। हर जगह हमारे उम्मीदवार, बाकी जगह तो कोई रह नहीं सके, लेकिन हमारे को शिवसेना को जहाँ सीट थी वहाँ हमने, अभी मुझे संभाजी नगर का नॉलेज है, 110 हमारे पास वोटर थे, हमने 134 वोट लिए। हम लड़े हैं, हम संविधान के रक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हम वो रोकेंगे नहीं उसके लिए। ऑपरेशन टाइगर का हवाला देकर के संजय राउत जीते थे, वो जीते हैं, उन्होंने कहा था मैं पीछे हटूंगा, लेकिन वो जीत गए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ये सही बोल तो बड़ी गद्दारी है शिंदे गुट के खिलाफ। शिंदे गुट का उम्मीदवार था, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार बर्ताव किया है, मैं समझता आने वाले राजनीति में शिंदे गुट ने समझ लेना। ऑपरेशन टाइगर का हवाला देकर के संजय राउत जी कह रहे हैं कि पीएम पद पर नजर अमित शाह का है, इसलिए शिंदे गुट को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। बराबर है, फिर बीजेपी में क्यों नहीं ले रहे हो? शिंदे गुट को क्यों ले रहे? क्योंकि अपने चमचे तैयार रखने चाहिए ना पूरे देश में। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन देने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके वोट बैंक का हिस्सा थे। और अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि उनकी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए वादे के अनुरूप पहली ही कैबिनेट बैठक में बीएसएफ को जमीन देने का फैसला लिया। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत आने वाले मेहमानों का स्वागत करता है, लेकिन किसी भी विदेशी नागरिक को अवैध रूप से देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। See, it all depends on the will. But what will you have? What will I have? If I have the will to climb the Mount Everest, I'll be able to do that. Last governments didn't have the will to give land for security of the people of West Bengal and Bharat to the BSF. They didn't have the will. And the reason is very clear. Because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators, they were asked to come in. The previous governments got them Aadhaar card, voter card, and they voted for the previous government. We don't have any intention of that sort. So we are very strict about it. We have promised in our manifesto, and in our first cabinet meeting, Honorable Chief Minister have passed this, and land has been given to the BSF. Now, if the Rohingyas or the Bangladeshi people are getting agitated, we can't do anything, because we will not allow any other country people to come into Bharat, to come into West Bengal and get our Aadhaar card, voter card, PAN card, and get our stuff. What we are supposed to get from the government, we are not getting it, they are getting it. Lokhir Bhandar,
Pradhan Mantri Awas Yojana, free water, free electricity. We will not allow that. Bharatvarsh and Pashchim Bengal is not a dharamshala. It is not a hotel. So we will not allow anybody else from any other country to enter and stay here. Of course, you can come in as a guest, Atiti Devo Bhava, but we will not allow you to come in and stay back here. Orders saying has been already been started, but sometimes the flips are coming from the borders. Bangladeshi people, they're trying to protest, they're trying to stop the BSF war. What are your take on this? See, it all depends on the will. But what will you have? What will I have? If I have the will to climb the Mount Everest, I'll be able to do that. Last governments didn't have the will to give land for security of the people of West Bengal and Bharat to the BSF. They didn't have the will. And the reason is very clear. Because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators, they were asked to come in. The previous governments got them Aadhaar card, voter card, and they voted for the previous government. We don't have any intention of that sort. So we are very strict about it. We have promised in our manifesto, and in our first cabinet meeting, Honorable Chief Minister have passed this, and land has been given to the BSF. Now, if the Rohingyas or the Bangladeshi people are getting agitated, we can't do anything, because we will not allow any other country people to come into Bharat, to come into West Bengal. And महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सर नाइक ने दावा किया है कि आज दोपहर 3 बजे से 6 बजे शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व और कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए पार्टी का दमन थम रहे हैं। और प्रताप सर नाइक के अनुसार सांसदों ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि दोपहर 3 बजे इस मुद्दे पर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें होने वाली प्रेस वार्ता पर टिकी है। आज होने वाली बताया जा रहा है आज सभी खासदार जो है आज दोपहर को 3 बजे हम सभी जो हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदेगढ़ में, यानी हम शिंदेगढ़ ऐसा नहीं बनाए बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिलाकर 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास उन्होंने लेटर भी दे दिया और पार्टी में वो हमारे मर्ज हो गए। और इस माध्यम से अगर देखा जाए तो ताकत जो है शिवसेना की बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे प्रेरित होकर वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोपहर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय ले लिया। 6 सांसद जो है एकनाथ शिंदे और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हमारे पार्टी में आज प्रवेश करेंगे। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पाटिल ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीमा सुरक्षा क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण हटाने की कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सीमा के निकट एक निर्धारित क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है और यहाँ प्रावधान लंबे समय से कानून का हिस्सा है। और जोगाराम पाटिल ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों के कारण सीमा क्षेत्र में कई स्थायी निर्माण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े ढांचे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ऐसे निर्माणों को हटाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यहाँ कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इस मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। उसके ऊपर सवाल उठाया है। हालांकि सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से तमाम एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस प्रकार का जो बयान दिया है उसे किस तरह देखते हैं अशोक गहलोत जी के इस बयान को? पूर्ववर्ती सरकार और माननीय अशोक गहलोत जी के तुष्टीकरण की एक
मिसाल है। बहुत पूर्व में ये कानून बना हुआ है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। अनेक लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार के तुष्टीकरण की नीति के तहत अस्थायी निर्माण हो, अनुचित धार्मिक गतिविधियों के स्थान हो, इनका निर्माण कर दिया। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वह निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन स्वीप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहां अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और ऐसे मुद्दों पर भी अगर राजनीति की जाती है तो लगता है कि उनका नकारात्मक भाव है। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी एक वर्ग को राजी करने के लिए कार्रवाई की जा रही, वो किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, और ये एक तरह से ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जोगाराम जी, आज हनुमान बेनीवाल भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर हुंकार रही। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी के मुद्दे को सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत आगे बढ़ा रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि राज्यों में यूसीसी लागू करने की चर्चा जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, और उन्होंने दावा किया है कि महंगाई, रोजगार और विदेश नीति जैसे अहम विषयों पर चर्चा से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कानूनों का प्रमुखता की दी जा रही है। और कांग्रेस नेता ने इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस और तेज होने की संभावना है। यूसीसी को मध्य प्रदेश के संदर्भ में सरकार जिस तरीके का प्रोपोगेंडा कर रही है, ये मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। गुजरात में यूसीसी कराई, क्या हुआ लाभ हानि, क्या हुआ असम के कराने से, क्या हुआ उत्तराखंड के कराने से। जब हमारा फेडरल सिस्टम ये कहता है कि केंद्र के जुडिक्शन का इस तरह के कानून का प्रावधान है, तो फिर राज्यों में कराने का उचित क्या है। और जब केंद्र के अंतर्गत आपके एजेंडे का हिस्सा है, तो फिर संसद में जब आप अलग अलग तरीके के बिल लाते हो तो इस पर भी बहस करवा लेते हैं। ये राज्यों में पास कराना, इन्हें लोगों का ध्यान बांटना। क्या यूसीसी आएगी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर लगभग 1,70,00,000 आदिवासी परिवार रहते हैं। उनकी अपनी परंपराएं, उनकी अपनी सभ्यता है, उनके अपने संस्कार हैं, उनकी रक्षा कैसे करोगे। और फिर बात है कि जब यूसीसी मतलब एक जैसा कानून, एक जैसा नियम, एक जैसे अधिकार, तो फिर देश गरीब हो रहा है, 10% लोग अमीर हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति में यूसीसी क्यों नहीं। एनआरसी आती थी, घुसपैठिए बाहर कर देंगे, पूरे देश को 2 साल से उलझाया हुआ है। कितने घुसपैठिए बाहर किए, जरा नाम बता, 1-2 के, 10-20 के, 50-100 के। अमेरिका ने भारत के लोगों को जहाज में हथकड़ियां लगा लगा के भेज दी है। आपने कितने को भेजे, जरा किसी देश में बताओ देश को। केवल गुमराह करना, ध्यान बांटना। और पटना में बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को विशेष अधिकार प्राप्त है, और यदि किसी भी विधायक के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी शिकायत पर जांच की जाती है। स्पीकर ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की पड़ताल की जाएगी, और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि इसी उद्देश्य से विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष की स्थापना की गई है, जहां भविष्य में मामले की सुनवाई और जांच और निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में
माननीय विधायकों को जो अधिकार प्राप्त है, जनता ने जो उन्हें अधिकार दिया है जाकर के, यदि अधिकार का हनन होता यदि है, इस संदर्भ में माननीय विधायकों को चलते सत्र नहीं भी चल रहा है, उस अवधि में मिलकर के हम लोग उससे लिखित देते जब हैं, जांच कराते जा करके हैं, और जांच के बाद यदि अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। उसी निमित्त यह जो विशेषाधिकार न्यायालय जो है कक्ष हमारा है, उसका हम विधिवत उद्घाटन किया जा करके है, और भविष्य में यहीं पर सुनवाई होगी जाकर सुनवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। तद खबर जुड़े रहिए हम टीवी भारत के साथ।